गायक, संगीतकार, गुरु और लेखक के रूप में प्रख्यात पंडित अमरनाथ जी ने फिल्म गरम कोट में संगीत निर्देशन किया और इस फिल्म में लता मंगेशकर के गीत खूब मशहूर हुए। आने वाली पीढ़ियों के लिए वे कला का एक भव्य और बेमिसाल खजाना छोड़कर गए हैं। इस किताब का अंग्रेजी से हिंदी में तर्जुमा राकेश पाठक जी ने किया है। मैं आप सभी का इस महफिल में खूब स्वागत करता हूं और अब हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी वक्ता हैं उनको मैं उनका एक तारुफ आपसे करा दूं, एक परिचय करा दूं और वो अपनी जगह यहाँ स्टेज पे ले लें। सबसे पहले अमरजीत जस जी साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर आएँ। अमरजीत जस जी पंडित अमरनाथ जी की परम शिष्या हैं। आपने पंडित जी की सभी रचनाओं, चाहे वो साहित्यिक हों या फिर संगीत से जुड़ी, सबको सुव्यवस्थित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आज दुनिया भर में अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अमरजीत जी के शिष्य इंदौर घराने की गायकी को निभाते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा निशा महाजन जी से कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। कथक की सुविख्यात साधक निशा महाजन जी गुरु मुन्ना शुक्ल और गुरु रोहिणी भाटे की शिष्या हैं। आपने पंडित अमरनाथ जी से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की है। आप एक कोरियोग्राफर, शोधकर्ता, आईसीसीआर की अनुसूचित इम्पैनल्ड कलाकार और दिल्ली दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा रेखा भारद्वाज जी से कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हर दिल अजीज़ गायिका रेखा भारद्वाज जी भारतीय संगीत जगत की महत्वपूर्ण नाम हैं, विशिष्ट स्वर हैं। आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई सम्मानों से सम्मानित हैं। आप पंडित अमरनाथ जी की शिष्या रही हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का शब्दकोश हिंदी में छपे, राजकमल से छपे, ये आपकी इच्छा रही, जिसे अभी हम मूर्त रूप में सामने देख रहे हैं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा गजरा कोटारी जी से कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। गजरा कोटारी पंडित अमरनाथ जी की छोटी बेटी हैं। आपने बहुचर्चित और पुरस्कृत टीवी सीरियल जैसे अस्तित्व, बालिका वधू, ज्योति, मोल्लकी, वीरा, सिलसिला और ना उम्र की सीमा हो की कहानियां लिखी हैं। आपके कई उपन्यास और कहानी संग्रह भी प्रकाशित हैं। अब इस किताब के अनुवादक राकेश पाठक जी से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर आएं। आप ही के ज़रिए हम तक ये किताब पहुंची है, तो इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। राकेश कुमार पाठक डुमरांव के पारंपरिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परिवार से आते हैं। आपने कथक केंद्र, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के शिक्षण संकाय के सदस्य के रूप में कार्य किया है। पंडित बिरजू महाराज के संस्थान कलाश्रम में 6 वर्षों तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के अध्यापन संकाय में रहे। 2 वर्षों तक केंद्रीय दूरदर्शन अभिलेखागार में संगीत संग्रह में संगीत विषय के विशेषज्ञ के रूप में सहायता की है। अब आज की बुनियादी तौर पर जो संचालक हैं नीता गुप्ता जी, आपसे भी निवेदन है कि आप स्टेज पर आएं। नीता गुप्ता जी पिछले 2 दशक से विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच प्रकाशन संवाद स्थापित करने में सक्रिय रही हैं। आप पब्लिशर्स एक्सचेंज की सह संस्थापक और भारतीय अनुवाद परिषद की त्रैमासिक पत्रिका अनुवाद की प्रधान संपादक हैं। तो आज का अब ये सिलसिला यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करूँगा कि हम दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़ें। आप सभी की तालियां इस मौके के लिए ज़रूरी हैं।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम किताब के लोकार्पण की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का शब्दकोश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को समझने के लिए एक बहुत अहम किताब है। ये इसके लोकार्पण का, इसके इजरा का मौका है। आप सभी तालियों से इस लोकार्पण की रौनक बढ़ाएं। निरुपम जी, आप भी आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं रेखा भारद्वाज जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस पेन ड्राइव के बारे में तफसील से हमारे यहाँ लोगों को बताएं, ताकि उनको पता चले कि ये पंडित अमरनाथ जी के काम और उनके नाम के हवाले से संगीत जगत में ये पेन ड्राइव तैयार की गई है। रेखा जी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगी आप लोगों को। जी, तो ये हमारा सौभाग्य है कि गजरा ने मुझे ये सारा म्यूज़िक सौंप दिया बिना किसी पोजेशन के। मैं कहूँगी इतने प्यार से कि ये अब इसका जो भी करना है करो। तो काफ़ी साल लग गए हैं और ऑलमोस्ट 30 साल से हमने कुछ 30 साल हो गए गुरुजी के जाने के बाद। हाँ, रिलीज़ कुछ ख़ास नहीं हुआ। बिंदु जी ने, जो बड़ी दीदी हमारी बिंदु चावला जी ने 3 एल्बम्स रिलीज़ कर पाई थी वो, और बाकी म्यूज़िक रह गया। और क्योंकि रिकॉर्डिंग्स ऑलमोस्ट 50 साल से पुरानी हैं, तो कुछ 2-3 राग जो अभी हम रेस्टोर कर सके। अविनाश ओक जो हमारे बहुत सीनियर रिकॉर्डिस्ट मुंबई में वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो से रहे, उन्होंने अपने स्टूडेंट संकेत तोले के साथ 7 हेवन स्टूडियो में से रेस्टोर और फिर रीमास्टर किया। और उसको फिर आजकल सीडीज़ नहीं बनती हैं, तो हमने अपने लेबल से इसे रिलीज़ करने के लिए तय किया, विशाल भारद्वाज म्यूज़िक लेबल से। और बहुत अच्छा इसका खूबसूरत कवर भी बना है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बहुत खुशी है मुझे इस बात की। पेन ड्राइव आसमान ने भी बहुत मेहनत की है और मेरी तो सारी ब्लेसिंग्स उसी बच्चे के साथ। हाँ, आसमान और उसकी फियांसे अनुष्का ने डिज़ाइन किया है टीम के साथ। तो ये पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में हमने वेव फाइल्स भी डाली हैं, जिससे कि वेव फाइल्स जो सुन सकें, और ना जिनकी वेव फाइल चलें तो MP3 भी उसमें ऐड कर दिया। तो इसमें 3 राग हैं। राग यमन कल्याण, उसमें 3 बंदिशें हैं। राग जैत है और राग जोगिया में वो बंदिश है। और ये इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी 5:30 बजे ये सारा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ऑनलाइन रिलीज़ हो चुका है। सो ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य, और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि गुरुजी के बाद मैं अमरजीत दीदी से सीख रही हूँ। तो दीदी से सारे हर बार हम गजरा और मैं बार बार उनसे पूछते हैं कि ये रिकॉर्डिंग ठीक है, आप सुन लीजिए, अब ये रीमास्टर हो क्या, ये अब आप सुन लीजिए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि हम सब, विशाल भैया भी यहाँ पर हैं, और विशाल भैया भी पंडित जी के बेटे हैं। गजरा इज़ हियर, राकेश जी जिन्होंने अनुवाद किए वो भी। तो सब बहुत ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हो रही है। तो ये अब हम, आप देखिए, और इसमें जो हमने कुछ ऐसा किया कि 50 किताबें जो पहली ख़रीदी जाएंगी उनके साथ ये पेन ड्राइव आपको फ्री में मिलेगी। सो बाय 1 गेट 1 फ्री वाला चक्कर है। गेट 1 जेम फ्री। हाँ, तो ये फिल्म लाइन में रह के थोड़ी चीज़ें अच्छी सीख ली हैं प्रोडक्शन में, तो दैट्स अ गुड थिंग। सो ये अब हम इसको करते हैं लोकार्पण, और उसके बाद हम आगे की बातचीत में पढ़ेंगे। शुक्रिया। तो ये पर्सनल कलेक्शन के लिए मैं कहूँगी ज़्यादा है, और बाकी डिजिटली सब प्लेटफॉर्म्स पे, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूज़िक पे, यूट्यूब, गाना सावन, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, यूट्यूब। आई थिंक एप्पल म्यूज़िक और स्पॉटिफाई पे थोड़ा वक्त लगेगा अपलोड होने में, उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे ये लाइव हो गया है। और हमने प्लान किया, अब नया तरीका है तो थोड़ी रील्स भी आनी शुरू हो जाएंगी, सो उस पर काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खुशी में साथ देने के लिए और शरीक होने के लिए। और किताब के लिए मैं ख़ास तौर पे अशोक जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सत्यानंद निरुपम जिन्होंने एक बार कहा और वो पीछे ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, इतनी तफसील से, इतने विस्तार से इस बारे में बताने के लिए। अब मैं इस सिलसिले की कमान नीता गुप्ता जी के हवाले करता हूँ, आगे वही इस सेशन को संभालेंगी। नीता गुप्ता जी, स्टेज पर तशरीफ लाएं। शुक्रिया। इस तरह का कार्यक्रम और इस तरह की जो किताब को आपने एक इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर कवर, और ये जो आपने रिकॉर्डिंग्स इतनी बड़े दिल से आपने इसको सब प्रोड्यूस किया है, बहुत बहुत मुबारक रेखा जी। और सभी का, मंच पर बैठे अनुवादक हैं हमारे साथ, उनकी बेटी पंडित अमरनाथ जी की बेटी, और मेरा सौभाग्य कि मैं आप सबके साथ यहाँ पे बैठी हूँ। और शायद ये हो सकता है कि जो 80 के दशक में मैं भी श्री राम भारतीय कला केंद्र से, मेरी भी एक तरह से संगीत की यात्रा वहीं से शुरू हुई। तो मुझे लगता है चाहे हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी आई एम श्योर रूबरू हुए होंगे, आमने सामने हमारा हुआ होगा उस ज़माने में। तो इट्स माय प्लेजर कि मैं यहाँ पे आप सबके साथ इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत शाम आप सबके साथ यहाँ पे बैठी हूँ। तो मैं जो शुरू में करना चाह रही थी, क्योंकि पाठक जी हमारे साथ हैं और उन्होंने इस किताब पे काम किया, इसके अनुवाद पे काम किया है। मैं क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमरनाथ जी ने जब ये किताब लॉन्च की थी, ओरिजिनल जो थी वो उन्होंने ख़ास तौर से अंग्रेज़ी में लिखी ताकि ज़्यादा पाठकों तक वो किताब पहुंच सके। मैंने पढ़ा था कि वो चाहते थे कि चाहे दक्षिणी भारत के स्टूडेंट्स हों या विदेशी स्टूडेंट्स जो आते हैं और जो अक्सर फिर हिंदी में वो पढ़ नहीं पाते, या वो उसको उनको वो पूरी बात उन तक पहुंच नहीं पाती, तो उन्होंने ये सोच के, कितना बड़ा दिल है, क्योंकि वो आई एम श्योर उनके लिए भी आसान होता अगर वो तब हिंदी में ही लिख लेते, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं ये किताब अंग्रेज़ी में निकालना चाहता हूँ। तो उस किताब का आपने ये जो अनुवाद किया है, मैं आपकी उस जर्नीज़ को थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि पाठकों के साथ आप उसे शेयर कर पाएँ, क्योंकि क्या आपको लगता है कि आप, क्योंकि म्यूज़िक बैकग्राउंड से आते हैं, आपके भी जो पले बढ़े, आप भी एक संगीत में घराने में एक आपने भी जो सीखा है, जो जैसे आप, तो क्या उसका होना ज़रूरी था, और क्या इस वजह से आप ये इस किताब के अनुवाद को अंजाम दे पाए? थोड़ी सी उसमें से अगर आप चाहें तो पढ़ के भी हमें कुछ हिस्से सुना सकते हैं। और एक अपनी जो आपकी जो ये जर्नी रही एज अ ट्रांसलेटर, और इस किताब का जो एक जो प्रासंगिकता है इसकी, उस पे भी अगर आप कुछ थोड़ी सी टिप्पणी दे पाएँ, बहुत आभारी। एंड बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि बहुत खूबसूरत छपी है किताब। धन्यवाद नीता जी, आपका सवाल प्रासंगिक है, और मैं इस विषय में अपना जवाब देने से पहले यहाँ पे मंच पे मेरी गुरुतुल्य अमरजीत दीदी बैठी हुई हैं, उनको मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ उनका। और निशा जी मैं उनको अपना बहुत सारे मामले में वो भी मेरी गुरुतुल्य ही रही हैं। और रेखा भारद्वाज जी को मैं बहुत बड़ी दीदी जैसी हैं हमारी, और बहुत ही इनका भी स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहा है। तो मैं आप सबका और गजरा जी का
तो पिछले 2 सालों से इस पे चर्चा हुई, बात हुई, और मैंने अंग्रेजी संस्करण इस पुस्तक का मैंने देखा और मैंने उसको पढ़ा भी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यह जो पुस्तक है, यह जो शब्दकोश है, जो संगीत की डिक्शनरी है, ये सामान्य डिक्शनरी से कुछ अलग थी। इसमें वो सामान्य शब्दकोश में जो बात रहती है कि एक शब्द है, उसका सीधा अर्थ है, वैसा नहीं था। इसमें बहुत कुछ था, और शब्द तो थे ही, शब्दार्थ भी था, एक भाव था, और वर्षों की एक जो एक साधना होती है, उसका निचोड़ भी था इसमें, इस शब्दकोश में। अब मुझे लगा कि मैं अंग्रेजी का विद्वान तो हूँ नहीं, काम चलाओ ही थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। मैंने पढ़ा तो मुझे भाव तो समझ आ रहे थे, शब्दार्थ भी समझ आ रहा था, पर उसको हिंदी में एक शब्दकोश के रूप में उसको परिणत करना, और जो एक किताब के रूप में उन लोगों के पास जाना था जो कुछ तो संगीत के विद्वान हैं, कुछ छात्र होंगे, तो इन सबके पास जाना, और ये लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, काफ़ी दीर्घकालिक होने वाला है ये। तो इसमें कोई त्रुटि रह जाने से बहुत, मतलब मेरा इतने बड़े गुरु पंडित अमरनाथ जी की लिखी हुई एक पुस्तक के साथ एक जस्टिस तो नहीं होगा, इनजस्टिस हो जाएगा। इसलिए मैं ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं इसका रूपांतरण हिंदी में कर पाऊँ। मुझे इसका आंग्ल जो संस्करण था मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छी किताब है, सबके पास होनी चाहिए वो किताब भी, सबके संग्रहालय में, पुस्तक संग्रह में होना चाहिए ये। लेकिन इसका हिंदी संस्करण करना और उसके भाव के साथ, ना केवल शब्दार्थ के साथ, भावार्थ के साथ भी, ये एक मुश्किल कार्य था। ये आपने सही कहा नीता जी। तो इसको करने में मैं झिझक रहा था, तो मेरी हौसला अफजाई निशा महाजन जी ने करी इस विषय में कि आप कीजिए, हम आपके संग हैं। उनकी इंग्लिश भाषा भी बड़ी, अंग्रेजी भाषा भी बड़ी अच्छी है, पकड़ अच्छी है, वो काफ़ी उनके लेख में पढ़ता रहता हूँ, कहीं कहीं आते संगीत के विषय में। और तो उन्होंने मुझे जब साहस दिलाया तो मैंने सोचा कि मैं भी इस कार्य में जुटूँ। एक तरह से ये क्या है, गंगा जी में स्नान करने जैसा ही होगा, पवित्र हो जाऊंगा। सो मैंने यह कार्य करने का ठान लिया। संगीतज्ञ हूँ, जैसा अनीता जी ने कहा कि संगीतज्ञ नहीं हूँ, थोड़ा बहुत सीखा है, ऐसे ही कुछ पिताजी से सीखा, पंडित गंगाधर पाठक जी से घर की परंपरा थी तो सीखा था, कुछ ऐसे ही गुणी जनों को सुन सुन के सीखा। तो इस घराने के विषय में मुझे मालूम था, इंदौर घराने के विषय में मुझे मालूम था, और मैं इससे अत्यंत प्रभावित भी रहा हूँ। जब से मेरी गायन का थोड़ा समझ होने लगी थी मेरी, तब से मैंने जब से सुना था उस बड़े उस्ताद जी पंडित आमिर खां साहब जी को, फिर इस घराने के अन्य लोगों को, उसमें पंडित जी को, अमरनाथ जी को, फिर और भी इस घराने के कई एक कलाकारों को मैं सुनता रहा था। और मेरी बड़ी, मतलब मैं ऐसा हो गया था कि मुझे लगता था कि इनके अलावा शास्त्रीय संगीत मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये लेकिन बरसों पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, ये मैं मतलब 1987-88 की बात मैं बता रहा हूँ, तब ऐसा मेरे ये में हुआ था। लेकिन यह कार्य अब मुझे मिलेगा करने को, वो तो मुझे नहीं पता था। मैं इसमें घुसा और मैंने शुरुआत करी इस कार्य को करने की, तो दुष्कर कार्य तो था,
दुष्कर कार्य यूं था कि शब्दार्थ तो मैं कर रहा था, लेकिन भावार्थ करना और इंग्लिश के जो शब्द हैं उन्होंने लिखे थे भाव में, क्योंकि वो एक साहित्य का अपना वो एक फ्लो में बोलते थे, उसका एक साहित्य का अंदाज था जो अंग्रेजी में तो था, पर हिंदी में उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड ढूंढ पाना, जो सही शब्द उसके लिए ढूंढना, ताकि उनका भाव कहीं ये खंडित ना हो जाए। तो इसके लिए मुझे बहुत मतलब कई एक बार इसको करना पड़ा। फिर मेरे पास ये समस्या आई कि यदि मैं अंग्रेजी का सीधा हिंदी कर देता हूँ तो बात बन नहीं रही थी, कि जिस तरह की इंग्लिश थी उसका सीधा हिंदी करने पे तो बहुत ही वो एक र्यूड सा कुछ, हाँ वो और समझ में भी नहीं आता। फिर रेखा जी मुझे बार बार ये कहती थी कि आपको ऐसी हिंदी करनी है जो सहज हो, सरल हो, जो आम बच्चों को भी, जो बच्चे इसके विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा क्लिष्ट ना हो। ये वो दीदी की तरफ से था। तो वो भी था। बहुत सुंदर आपने काम किया इस पे, जो अब जैसे मैंने भी अब पिछले 3-4 दिन में पूरी किताब तो मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी खूब बढ़िया फ्लो है और बहुत सुंदर से आपने जो उसमें जो इंट्रोडक्शंस और फॉरवर्ड्स लिखे हुए हैं उनका बहुत बहुत खूबसूरत अनुवाद किया है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं एक बार सबसे कुछ पूछते हुए फिर वापस आती हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी वो जो आपने जो दर्ज किए हैं, जो उनके जो शब्द जो हैं उन पे भी आप थोड़ी सी फिर हमें कुछ खुल के बताएं। मैं चाहती हूँ कि ये भी हम आगे सुने। मैं गजरा जी आपको अब ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप उनकी बेटी हैं, तो आप पंडित जी को एक घरेलू रूप से भी आप इनकी वाकिफ़ थी, आप उनके जो गुरु स्वरूप है उससे भी आप मैंने आपको तो घर में ही एक तरह से जो एक माहौल होगा, और एक जो बिंदु जी ने बहुत सुंदर से लिखा था कि एक उनका एक डू नॉट डिस्टर्ब एटीट्यूड जो होता था एज अ फादर। सो उनकी खैर उनकी खुद की कहानी इतनी इट्स अ वेरी हार्ट रेंडिंग स्टोरी। सो इट वुड बी लवली अगर आप, क्यों हम लोग यहाँ आज बैठे हैं, कई लोग उनको जानते हैं और वो आप मैंने उनकी वजह से यहाँ आए हैं। कई यंग बच्चे भी हैं जो पंडित जी से नहीं मिले थे, जो उनके बारे में नहीं तो उनके लिए अगर आप एक उनकी छवि, एक उनकी कहानी कुछ हमें एक बेटी होने के नाते शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया। बहुत बोझिल होता है सबका थैंक्स और शुक्रिया बार बार सुनना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी मजबूर हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि छोटे में ही निपटा दूँ। बात ये है कि मेरे फादर की डेथ हुई 1996 में। मैं उनकी सबसे छोटी बेटी, बहुत रिबेलियस, बहुत ख़राब बेटी बहुत तरीक़ों में, बहुत मतलब मैं, और मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, तो मैंने कम से कम साल अपने घर में बिताए। और लेकिन मेरा उनके साथ एक बहुत ही अजीब और बहुत ही डिफरेंट रिलेशनशिप था। मैं कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, आई कुड गेट अवे विद मर्डर एज़ फार एज़ ही वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि मैं बहुत लेट हुई थी, तो वो ऑलमोस्ट आई वुड से कि जैसे हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए थोड़े से पार्शियल और बायस हो जाते हैं, वैसा ही कुछ मेरा रिश्ता उनके साथ था। और लोग उनके वो पहलू जब भी मुझसे सुनते हैं तो बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ जो थी, जो अगेन लॉट्स ऑफ पीपल कांट बिलीव इट, वाज कि हम लोग मूवीज़ देखते थे, कैरेक्टर्स एनालाइज करते थे, कहानियों पे लड़ते थे, और कहीं ना कहीं आई थिंक हिज सेकेंड इंटरेस्ट वाज दैट ऑफ स्टोरीज़, एंड आई लेफ्ट द फर्स्ट बट आई टुक अप द सेकेंड ऑफ हिज पैशंस। उस चीज़ को लेकर एटलीस्ट मुझे कभी कभी खुशी होती है। सो आई सॉ वेरी डिफरेंट साइड टू हिम। लेकिन जैसा कि किताब में भी मेंशन्ड है, हम सभी को फैमिली में
ऐसा लगता था कि उनके आसपास एक वॉल है। और कभी कभी ग्रोइंग अप ईयर्स में ये भी लगता था कि एक आर्टिस्ट के साथ ये हमेशा एक थोड़ी सी ट्रेजेडी होती है कि आवर फादर इज़ नॉट अवेलेबल टू अस। लेकिन जब एटलीस्ट मैं पूरी तरह से क्रिएटिव प्रोफेशन में हूँ और कई बार मैं भी जूझती हूँ गृहस्थ जीवन और एक अपने काम के बीच में, तो अब मुझे एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, आई एम फीलिंग एंड रियलाइजिंग कि जो वो वॉल थी उनके आसपास, वो एक रागों की वॉल थी, वो एक बंदिशों की वॉल थी। वो इसलिए नहीं बनी थी कि हम बच्चे वहाँ ना जा सकें, वो इसलिए बनी थी क्योंकि वो उसमें एस्केप कर जाते थे। और एस्केप इसलिए कर जाते थे कि उनका जो बचपन रहा, जो इस किताब में उस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है उसके बारे में, इट वाज अ वेरी ट्रैजिक सॉर्ट ऑफ चाइल्डहुड and he missed his mother who died of TB and he used to, मतलब वो एक था कि हम बच्चे उनकी माँ के बारे में सवाल पूछने में भी डरते थे क्योंकि लगता था कि रो पड़ेंगे। तो वो भी हम ज़्यादा जान नहीं पाए until quite late in life। तो कहीं ना कहीं मे बी इट्स वेरी क्लीशेड, बट द थियोरी दैट यू नो पेन मेक्स एन आर्टिस्ट, वो उनके केस में तो एक्चुअली सही थी। तो मुझे इवन एज अ चाइल्ड कभी कभी लगता था कि माई जॉब इज़ टू चीयर हिम अप, तो वो मैं जॉब करती रहती थी और उस चक्कर में वो कभी कभी चीयर अप हो भी जाते थे। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि हमने बहुत सी अच्छी फिल्में देख लीं और बहुत सी वी हैड अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। सो आई हैव सीन द मोस्ट फन पार्ट ऑफ माई फादर विच आई थिंक अदर्स डिडंट गेट टू सी। एंड आई एम श्योर ही बी सो प्राउड ऑफ यू गजरा, क्योंकि जो आपने जितनी कहानियाँ लिखी हैं और जिस खूबसूरती से उनका एक हम सब देख चुके हैं कि कितनी सक्सेसफुल राइटर आप हैं, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ ट्रिब्यूट टू योर फादर। थैंक यू। निशा जी, मैं आपके यू नो एक मैंने ऑनलाइन आप पे वो पढ़ा था कहीं किसी का कमेंट, नृत्य योगिनी, जो इतना खूबसूरत फ्रेज़ मुझे लगा आपके लिए। और आप साक्षात एक वो जो रूप है जो योग और साधना और नृत्य और संगीत सब कुछ समाये हुए। मैं सच में जानना चाह रही थी कि आपकी जो बातचीत होती थी गुरुजी से, और जो आई एम श्योर उन्होंने आपसे कई चीज़ें ऐसी शेयर की होंगी जो एक संगीतकार या एक आर्टिस्ट के जो मतलब एक जो आप अपनी तरफ से, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड अ वेरी interesting give and take a relationship of conversations, जो मैंने सुना भी है कि कई स्टूडेंट्स उनके साथ जाते थे या उनके बस स्टैंड से वो खड़े उनके बस के इंतज़ार में कई बातें ऐसी होती थी। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वो उसको थोड़ा सा रिक्रिएट कर दें हमारे लिए, एक उस तरह की जो एक बातचीत का जो एक वो रिलेशनशिप था आपका गुरुजी के साथ। जी, तो ये मुझे छोटा सा देना ना इंट्रो अभी। ओके, सो सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं कथक केंद्र में थी 1983 में, और कथक की ट्रेनिंग ले रही थी गुरु मुन्ना शुक्ला जी के पास। वहाँ पे कथक केंद्र में म्यूज़िक एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट, तो मैंने आइरीन रॉय चौधरी जी के पास सीखना शुरू किया। वो शास्त्रीय गायन का मेरा पहला एक्सपोजर था। बचपन से फिल्म के जो गाने सुनती थी वो क्लास राग बेस्ड ही होते थे, पर राग होता क्या है मुझे नहीं मालूम था। और मुझे नृत्य जो है बिना संगीत को जाने बहुत अधूरा लगता है, मैं उसमें घुस नहीं पाती बिना संगीत के। इस तरह की अवस्था थी। तो तब तो मुझे गुरुजी की गायकी के बारे में कुछ नहीं मालूम था,
मैंने अपने गुरुजी मुन्ना जी से सुना था कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं, फ़कीराना अंदाज, टोटली गिवन टू म्यूज़िक, और मेरे हृदय में ये जागा कि मुझे इनके पास सीखना है। मैं जब पहली बार उनको मिली, मैंने देखा भी नहीं था, बस अंदाज़न कोशिश किया पहचानने का कि ये गुरुजी हैं, ऑफिस में बैठे थे। खैर, तो मुझे उन्होंने पूछा कि तानपुरा बजाना आता है। लकीली आयरिन दीदी ने सिखाया हुआ था। बोले कोई आलाप करो, और मैं कूड़ आलाप तो मुझे करना नहीं आता था। आयरिन दीदी ने आलाप, फिक्स्ड आलाप देते ना, तो वो दिया था, और मैंने उठाया भी क्या, राग बिहाग, उसका एक आलाप कर दिया। फिर उन्होंने पूछा भैरवी सीखा है? मैंने कहा जी। बोले आरो अवरो लगाओ, मैंने लगा दिया। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ कह नहीं रहे हैं। थोड़ी देर मैं भी चुप रही, फिर मैंने कहा गुरुजी या तो मुझे कहीं अकोमोडेट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पहुँचने का रास्ता बताइए। तब उन्होंने कहा बेटा हफ्ते में 1 दिन। मैं तो उछल पड़ी। मुझे नहीं मालूम मुझे उस समय क्यों लिया उन्होंने, आज मुझे मालूम है। उसमें तो मैं इतनी खुश थी कि वो सोचा नहीं कि क्यों लिया है। वो तो मुझे बाद में जब सीनियर से सुनने को मिला कि उन्होंने सोचा कि क्यों लिया है, तो मैं सोचने में मजबूर हुई कि क्यों लिया है। तो क्योंकि मेरी आगे की जर्नी उनके साथ इसी एक पॉइंट पे पूरी बेस हो गई, क्योंकि मैंने आंख बंद करके आलाप लगाया था, और मैंने आरो अवरो भी आंख बंद करके लगाया था। मुझे लगता है केवल उस कारण उन्होंने मुझे लिया, और तो कुछ था नहीं। इतनी खूबसूरत बात आपने कही, जो एक वो है भी, इंदौर घराने की पहचान भी यही है, एक ठहराव, एक विलंबित ढंग से राग की बढ़त करना। तो बहुत सुंदर आपने बताया। और इतनी आप कितनी छोटी उम्र की रही होंगी उस समय? नहीं, आप मेरी इस पे मत जाइए। उम्र मैं बताऊंगी नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम यहीं पे बता देती हूँ। इट्स जस्ट 3/4 of a century. So निशा जी वॉज अ फिज़िक्स टीचर और कॉलेज में पढ़ाती थी, और एक दिन इनको लगा कि 30-32 साल की उम्र में कि मुझे तो डांस करना है, तो फिर ये सब वो छोड़ करके और हिमाचल से दिल्ली आ गई। सो दैट्स द थिंग सो अबाउट निशा जी, और ये गुरुजी को ये बात समझ आती थी। सच में बहुत खूबसूरत। मैं अब रेखा जी आपकी ओर आ रही हूँ, और अमरजीत जी अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी सी कुछ यादें, उस ज़माने की बातें, कुछ जो, क्योंकि जब आप सीख रही थी गुरुजी से, एक वो माहौल, एक वो जो एक घराने का जो एक वो था, कुछ अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आप पे वो नहीं डाल रही, कोई ज़ोर नहीं है। कोशिश करती हैं मेरे ख्याल से, ख़ास तौर से क्यों जो घराने वाली बात, अगर आप थोड़ा बहुत जो मेरुखंड, जो तकनीक और जो इंदौर घराने की और आमिर खान साहब से जो सीखा और जिस तरह संजो के रखा है गुरुजी ने, आपने। पहली बात तो ये है कि मैं इतना बोलने लायक हूँ नहीं, क्योंकि फिजिक मेरी अब इजाज़त नहीं देती। पर फिर भी सबसे पहले तो सबको बहुत मुबारक है, इतना अच्छा काम किया आप लोगों ने कि मेरी सोच से भी परे है। और खाली मेरे को जो घबराहट होती थी वो ये थी कि उनको मैंने ये बनाते हुए देखा, वीकनेस हूँ, कि एक दिन कहने लगे अब मैं डिक्शनरी बनाऊँगा, एक देखना आप भी
जो आए वर्ड उसको नोट करते जाओ। मैं कहा पता नहीं क्या, मैं कहा समझ नहीं आई। कहने लगे म्यूजिकल वर्ड जो समझ आए नोट करो। अच्छा, मैंने शुरू कर दिया अबो इससे सब कुछ। उसके बाद खैर मैं जा नहीं सकी, घर अपना काम खोल दिया। बिंदु ने ये काम करवाया साथ मिलके, उनकी बड़ी बेटी है। अब जब मैंने इसको पढ़ा इंग्लिश में तो मैंने कहा पढ़ लिया, बहुत अच्छा काम, लेकिन हिंदी में जब बच्चों ने सोचा, मेरे को खुशी तो बहुत हुई कि हिंदी वाले जो वंचित थे वो नहीं पढ़ पाते थे, हमारी जनता और बढ़ेगी। लेकिन मैं कहा ये जो भाव है ना, उन्होंने जिस अंदाज में बात कही है, ये म्यूजिकल टर्म्स हैं। जैसे गायक लोग, हमारे बुजुर्ग लोग गाते गाते कुछ कहते थे, वैसी बातें हैं। तो मैं कहती ऐसा भाव ना मरे। तो मैंने रेखा को भी कहा बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जब मैं आई मेरे पास तो मैंने कहा भाव ना मरे, ये ध्यान रखना। और मैं क्या बातें कहूँ, मतलब समंदर है, मुझे समझ ही नहीं आ रही किस सब्जेक्ट से शुरू करूँ किसे ना। उनके पास इतना भंडार था। उनकी किसी बंदिश के बारे में बताइए। देखो मैं आप सबको एक दिखाना चाहती हूँ, ये दीदी की हैंडराइटिंग में सारी है, नोटबुक में, ये डायरी में सब बंदिशें। मुझे कहते थे व्यास जी हैं मेरे, भावुक हो गई मैं। तो मेरा यही काम था मुनीम में, मैं मुनीम कहती थी कि संभालना है सारा। तो वो क्या करते थे, जब कमरे में एंटर किए, वो हैंडल जिस कदर बंद करते थे उससे समझ आ जाती थी आज इनका मूड क्या है। तो पाँव हाथ जगाए, आवाज़ नहीं, समझ जाओ कुछ चल रहा है अंदर। बैठ गए और बाहर देख रहे हैं, समझ गए कि कुछ उतर रहा है, काम है, हो रहा है। तो धीरे से कोई ना कोई कागज़ पेन रख देना। उनको भी ऐसे पता था, ऐसे देते थे, लेके उस पर लिख देना। मेरे पास कुछ सैन के हाथ के लिखे हुए लिख देना। जब होश में आना, नीचे आके कहना देखो भाई ये क्या उतरा है। बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बार कुछ और हो जाना, मैं कहा आपने ये कहते देखो, ये गजरा के लिए भी कहा था कि म्यूजिक में ही नहीं, लिखने में भी रियाज होता है, प्रैक्टिस होती है। सॉरी अगर मैं कोई बात सफा ना बोल पाऊँ, माफ़ कर देना। मेरा ज़रा अच्छा सुनाई दे रहा है, दिक्कत है। बहुत सुंदर। नहीं, एक एक बंदिश को पता नहीं कितनी बार वो निचोड़ के फाइनली क्या कहते थे। फिर मैं कहती थी अब मैं इसको डायरी में उतार दूँ। अभी रुको, अभी तसल्ली नहीं है। कई दफ़े से मेरे को समझ याद भी नहीं आएंगे। जय जयवंती थी मान लो,
मुझे घर आए, पिया मुझे घर तो आए। पता नहीं कितने कितने लफ्ज़ चेंज करके उसकी सेंस बदल जाती थी, मगर मैं भी पीछे पीछे मैं कहती थी मुझे वो तो बहुत बड़ा औहदा दे दिया, कहने लगी कि मेरे व्यास नहीं है। मैं तो मुनीम हूँ। तो उनकी यादों से तो दिल दिमाग भरा हुआ, व्यक्त करने में भी दिक्कत है। एक चीज़ थी, कहने लगे ये जो सिखाना है ना, कहाँ पड़ गए सिखाने में, आर्टिस्ट इंसान, लेकिन जिंदगी की ज़रूरतें कहाँ ले आती हैं आदमी को, उनको सिखाना पड़ा। सिखाते थे, एक दिन कहते हैं भाई ऐसा नहीं काम होगा, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। सॉरी, कोई बात नहीं, नहीं कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैं चुप। भाई ऐसी सरगमें बनाई जैसे अलंकार होते हैं, हमारे घराने के बनाए कि इसमें एंटर करना आसान है। मैं कहा अच्छा, कहते दिखाओ। उसकी 12-13 टाइल्स बनाई उन्होंने, जो कि आदमी कर दे तो भाग पड़ता है, गाने में भाग पड़ता है, ऐसा सिस्टम। और क्या क्या बताऊं, क्या उनका लिखना, क्या गाना, कभी नया राग आ गया, हम भी उनके चेले। कहते हैं देखो भाई ये सुर बदलो, ये राग बनेगा। अच्छा, मैंने भी सुन लिया, बड़ा मीठा लगा। मैं कहा यार ये स्केल तो बड़ा अच्छा। अब मेरे को पक्का याद है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने भतीजे के साथ वो स्कूटर पे जा रही, मोती बाग पहुँचे तो स्कूटर यूँ हुआ तो मेरा पाँव रगड़ खा गया, खून ही खून। वो क्या था, मेरा दिमाग, ये सुर बदला। हाँ, ये तो वो है, जब वो है कहा मन में तो पाँव रगड़ खा गया। अगले दिन आके मैं कहा महाराज जी ये अब समझ आ गई। कहते मतलब ऐसे ऐसे इम्तिहान में जाते थे, देखो भाई ये राग है, निकालो किसकी मूर्छना से बना। अच्छा, बेटे पानी देना, किसकी मूर्छना से बना, मर गए। अब कहाँ ढूंढे, ये कहाँ से निकलेगा। फिर भी दिमाग उन दिनों में चलता था, करते रहे, ये नहीं, हाँ ये तो ये है। चौथे 5वें दिन जाके कहते मांझी उतर गई। मांझी होती है कलफ, स्टार्च उतर गई। मैं कहती बड़ी मुश्किल होती। तो उनका काम करने का अंदाज 24 घंटे नहीं, सारी जिंदगी हर पल वो अपने में नहीं थे, अपनी दुनिया में थे। सॉरी बेटे मैं बोल नहीं पा रही। बहुत सुंदर, आपने तो कमाल कर दिया। आप सच में हमें एक वो उनकी जो कमरा जो था उनके भारतीय कला केंद्र में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप वहाँ पे हमें वहाँ ले चली। बिल्कुल वो ही एक थोड़ा सा अंदर को था उनका कमरा, वो बैठे रहते थे और बिल्कुल वो
यादें आपने ऐसे सुंदर ढंग से ताज़ा की। थैंक यू अमरजीत जी, थैंक यू। अभी हम फिर से लौटेंगे आपके पास और जो बंदिशों के बारे में जानने के लिए। बट रेखा जी, ऑफ कोर्स ये काम जो आपने किया ये तो कमाल का काम है, और इसकी थोड़ी सी तो आप हमें बताइए कैसे आपने सोचा, कैसे किया, और साथ में जिस तरह से जो ये घरानों के बारे में हम लोग कल भी मैंने आपको शायद हम लोग टेक्स्ट कर रहे थे एक दूसरे को, तो अगर आप उस संदर्भ में भी कुछ कहें कि घरानों की एक प्रासंगिकता आज के ज़माने में, जैसे हम लोग एक तरह से 30 साल हो गए संगीत जब सीखते थे और आज के जो बच्चे सीखते हैं, तो घरानों की अहमियत क्या वैसी ही है? क्या अब नए परिवेश में नए घरानों का एक इजाद होने लगा है, जैसे बॉलीवुड घराना या AR रहमान घराना, या इस तरह से अगर आप थोड़ा सा इस पे भी टिप्पणी दें। और सबसे पहले तो मुबारक कि आपने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया और आपने सबने मिलके इसको अंजाम दिया, तो थोड़ा इसके बारे में, थोड़ा जो संगीत और घरानों के बारे में, और उसका जो एक आजकल के डिजिटल म्यूज़िक और स्पॉटिफाई के ज़माने में कैसे हम उसे, मैं एक तरह से ज़िंदा भी हैं जी, सब कुछ ज़िंदा है, और एक तरह से कहीं एक भागती चली जा रही है ज़िंदगी, तो इसको किस तरह से हम संभाल सकें? और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, थोड़ा सा आप उस पर बोलिए प्लीज़। आपका माइक 2 मिनट के लिए हाईजैक कर सकते हैं? जी प्लीज़ प्लीज़। एक्चुअली मैं थोड़ा भटक गई थी, पर मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे फादर की डेथ जब 1996 में हुई, तब तक मैं बम्बई आ चुकी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, गृहस्थ जीवन में मस्त थी एकदम। और फिर ये हुआ, और मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी उन दिनों एनवायरनमेंट वाइज, और म्यूज़िक वर्ल्ड में भी नहीं थी। तो मैं कुछ करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने सारे जो क्रिएटिव लिटरेरी काम जो हैं वो मेरे पास छोड़े थे। तो 1997 मार्च जब उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी थी, तो 3 लोगों ने मिलकर मेरे इस कारवां में मेरा साथ दिया। साथ ही क्या दिया, पर उनके बिना तो कुछ ना हो पाता। तो पहली तो रेखा हैं, जिन्होंने कभी कोई सवाल किए बिना मैंने उनसे जो मांगा, और मैं जानती हूँ कि आजकल के ज़माने में कहने की बात एक होती है, लेकिन कोई इतनी तकलीफ़ नहीं लेता अपने गुरु के लिए, क्योंकि वो तो ऐसी वर्ल्ड को बिलोंग करती हैं जहाँ पे लोग लिटरली टाइम इज़ मनी, मनी इज़ कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स इज़ नेटवर्किंग, एंड इस सब से क्या मिलने वाला था उसे, सिवाय इसके कि उसे बहुत प्यार था गुरुजी से। और मुझे तो ये लगता है कि वो बेटी से बढ़कर है, सच कहूँ तो। अमरजीत दीदी मेरे साथ थी, और तीसरे जो शख्स मेरे साथ थे वो थे अशोक महेश्वरी जी। तो हमने 1997 में उनकी एक कविता संग्रह हंसा के बैन जो है वो निकाला था, और आज इस बात को 28 से ऊपर साल हो गए हैं, और मैं मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि ये 3 शख्स मेरे आज भी मेरे साथ हैं। तो मेरे जैसा कोई बड़ी खुशकिस्मत नहीं। सॉरी, मैंने माइक हाईजैक कर लिया। नहीं, मैं इसमें ये भी कहूँगी, क्योंकि तुमने हंसा के बैन की बात की, तो मैं स्टेज पे इस बात का भी दूसरे संस्करण की बात अनाउंस खुद ही कर देती हूँ, क्योंकि निरुपम ने एक दिन कहा कि कितनी खूबसूरत ये कविता, और उनकी फेवरेट जो है पीछे के कवर पे, तो ये भी बात हुई कि अरे उनको वो पिक्चर भी बहुत पसंद है स्केच स्टाइल में, और ये बात हुई कि आई थिंक अब टाइम है कि उसका एक दूसरा संस्करण किया जाए। और मैं कहूँगी कि उसमें इजाफा ये हो सकता है कि ये जो बंदिशें हैं कुछ जो रह गई हैं, ये बंदिशें हम उसमें ऐसी की ऐसी इनका एक स्क्रीनशॉट डालें और उसको फिर टाइप डालें, तो ये बड़ी खूबसूरत और अगेन एक नायाब बात होगी।
तो मेरे ख्याल से मैंने जी ये दीदी ने लिखा है और गुरुजी भी लिखते थे कुछ, मतलब गजरा ने मैंने जो कहा कि इतने प्यार से सब कुछ मुझे सौंप दिया कि ये जी हाँ, तो ये एक कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली निरुपम इंतज़ार यही कर रहे थे कि पहले ये डिक्शनरी हो जाए, इसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। और ये हिंदी मुझे क्रेडिट बहुत मिल रहा है क्योंकि मे बी मैं पुश करने में वो हूँ। मैं विशाल के साथ रह के मैंने प्रोडक्शन इतना देखा और सीखा है कि कहीं मैंने भी वो प्रीएम्प्ट करना चीज़ों को और वो सब चीज़ें इतनी सीख ली कि मुझे उसमें कहीं वो तैरना और उससे फिर कैसे ये काम हो जाए वो एक है बस। वाकई में बहुत टेंशन होती है और लगता है कैसे होगा, नहीं हो सकेगा। लेकिन जब निरुपम जैसे दोस्त मिल जाएं और निरुपम को अशोक जी जैसे बॉस मिल जाएं तो मेरे ख्याल से सब पॉसिबल होता है। जैसे अंग्रेज़ी के वक्त शांतनु राय चौधरी ने बहुत मदद की और जब पर्सनली कोई इंटरेस्ट लेता है तो उस वजह से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि गजरा इज़ एक्चुअली द गाइडिंग फोर्स इन द सेंस कि गजरा कहती है कि गजरा को एक गिल्ट रहता है हमेशा कि गजरा ने उस टाइम म्यूज़िक नहीं किया तो वो अपने को उस कटघरे में मुझे लगता है सारी ज़िंदगी खड़ा रखेंगी। और मैं ये कहती हूँ कि जो उनके हिस्से का था उन्होंने इतनी खूबसूरती से किया है। वो ख़ुद अपने आप में ऑथर हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग, दैट्स द बिगेस्ट, मतलब आप इससे बड़ी बात क्या कर सकते हैं कि आपने गुरुजी का वो आयाम लिया है। वो हमसे भी कहते थे कि 2 लाइन लिखो लेकिन अपनी लिखो, कुछ भी कहो लिखते रहो, इसी में से आएगा, वही शब्द होंगे, वही होगा, लेकिन भाव आपका होगा। सबको एनकरेज करते थे। तो गजरा ने ही कहा कि अब इसको, मतलब ये मेरा था कि हिंदी में करें, लेकिन गजरा लगी रही कि अब कैसे करें या क्या करें। और फिर निशा जी से बात हो के राकेश जी के लिए भी इसीलिए सोचा कि वो ख़ुद गायक हैं, गुरुजी को मिले हैं, गुरुजी के लिए उनकी इतनी श्रद्धा है, तो हमें ऐसे ही किसी की ज़रूरत थी। और बिल्कुल हाथ पैर खड़े, मतलब हाथ खड़े कर दिए थे। राकेश जी तो बीच बीच में बहुत हाथ खड़े करते हैं और अभी प्रूफ रीडिंग के लिए भी किया था उन्होंने, आज मैं ये कहना चाहती हूँ। लेकिन फिर मेरा भी रौद्र रूप आता है और फिर मैं वो भी उन पर दिखा देती हूँ, फिर कहते हैं अच्छा मैं करके भेजता हूँ। तो ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन मैंने इस बार पहली बार, मतलब मेरे ख़्याल से कुछ 25-30 पेज बनने बचे होंगे, बाकी मैंने बहुत प्रूफ रीड किया और मुझे ये समझ आया कि अभी भी राकेश जी को तो पूरी उम्मीद है कि त्रुटियां नहीं होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि त्रुटियां होंगी। तो आप लोग कहीं डाउट होगा तो आप बिल्कुल राजकमल के मेल आईडी पे भेज सकते हैं और हम उसको ज़रूर सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी में तो काफ़ी गलतियां हुई और ये रियलाइज़ किया कि उस टाइम हमने प्रूफ रीड भी पूरा नहीं किया था। इस बार तो शिप्रा कहाँ है, शिप्रा आई हैं, शिप्रा ने बहुत काम किया है। निरुपम तो बहुत बिज़ी रहते हैं, रोज़ की 10 किताबें पब्लिश करते हैं क्योंकि वो तो वो उनसे भी मुश्किल होता है, लेकिन शिप्रा ने बहुत काम किया और हम सब ने मिलकर, ये किताब अकेले किसी की वजह से नहीं आ सकती। तो ये किताब बहुत सब लोगों के, हम तो फेस हैं, लेकिन जिन लोगों ने बिना, मतलब जो बैकग्राउंड में काम करते हैं ना, जिनका नाम भी नहीं आपको पता होगा, तो वो सब का मैं कहूँगी कि शुक्रिया है और उनको ज़्यादा सलाम है कि उन्होंने, उनकी वजह से ये किताब बनी है। मैंने तो 15 दिन पहले निरुपम को ये कह दिया कि मुझे नहीं पता, ये अब 26 को ही रिलीज़ होगी, क्योंकि दीदी ने हाँ कर दी है और दीदी 5 दिसंबर को वापस चली जाएंगी और दीदी के सामने किताब रिलीज़ होनी है इस बार। तो ये बस हमारा बड़ा मन था। तो ये तो रही किताब की बात। मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य हम सब का सौभाग्य। और हम सब, मुझे लगता है जो मैंने फॉरवर्ड में भी है कि एक बरगद के पेड़ की हम टहनियाँ और शाखें हैं और वो पत्ते हैं और जड़ें जो वापस ज़मीन में जाके लग जाती हैं, उसे बरगद का ही पेड़ है। तो हम उस बरगद के पेड़ की हम सब शाखाएँ और वो जड़ें अब ज़मीन में जाके फिर हम वो अंकुरित हो रहे हैं और हम फिर और पेड़ बनेंगे और हम और फल लगाएंगे। तो ये वो वाला ये सफ़र चल रहा है
और चलता रहेगा। तो घराने के ऊपर मेरा इतना अथॉरिटी नहीं है उस सब पे बात करना। मेरा, मैं कहूँगी कि गाने में मैं भाव से जितना होता है, मैंने कभी शास्त्रार्थ या थ्योरी पे इतनी बात ध्यान नहीं दी। जब मैंने म्यूज़िक ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था तो तब भी मैंने सब अच्छे से याद करके टॉप कर लिया था, लेकिन मुझे वो थ्योरी कुछ याद नहीं है, क्योंकि भाव ही है जो रह जाता है गाने में। एक बार गुरुजी से पूछा भी था कि तानों में वो तैयारी नहीं आती, कैसे करें। उन्होंने कहा जो करती हो ये बहुत अच्छा है, आलाप में ही ज़्यादा संगीत है, ये भाव ज़्यादा असरदार होता है और वो ज़्यादा ज़रूरी है। तान हो जाएगी एक अपनी ईगो के लिए तान, या वो एक तैयारी दिखाने के लिए हो जाए, नहीं तो आलाप उतना उससे ज़्यादा अहम है। ये उनका तरीक़ा था हमारी हौसला अफजाई करने का और हमें बहुत रूटेड रखने का। और जैसे दीदी कह रही थी कि वो, हाँ, उनके किस्से भी सुने हैं कि वो 18-20 साल के थे तो आ रहे थे और गाना सोचते सोचते और खम्बे से इतनी बुरी तरह टकराए कि वो लहू लुहान हुए। तो वही दीदी में भी बात आ गई, वो हम में पता नहीं, मुझे पता नहीं मुझ में कब बात आएगी। मैं चाहती हूँ कि 24 घंटे पढ़ती रहती हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट क्रिएटिव, बट लिखती पढ़ती नहीं, बिल्कुल क्रिएटिव हो। तो 24 घंटे उस फिनोमेना में रहना, मैं सिर्फ उस लम्हे का इंतज़ार कर रही हूँ। घरानों में ये है कि हाँ, हर घराने की एक खूबी होती थी या खूबी होती है जो उस घराने से सीखते हैं। कहीं पे आलाप प्रधान है, कहीं पे तानों का है, कहीं आवाज़ लगाने का एक तरीक़ा है। तो वो मेरी समझ में सिर्फ इतनी सी बात आई है, लेकिन मैं उसको आज के परिवेश में ले आती हूँ। वो ये कि बॉलीवुड कोई घराना नहीं है, बॉलीवुड तो एक इंडस्ट्री है। लेकिन जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे, हमने आई थिंक बेस्ट ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर्स को सुना है कि सी रामचंद्र भी थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी थे, और मेरी याददाश्त भी थोड़ी सा, सेकंड वैक्सीनेशन के बाद मुझे ये हौसला दिया जाता है कि उसकी वजह से है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो मैं ये मान के खुश रहती हूँ। लेकिन बहुत सारे जो पुराने जो म्यूज़िक डायरेक्टर से, सचिन देव बर्मन हो या मैं मदन मोहन जी, सबका अपना एक रंग था। रोशन साहब, जिनका भी नाम ले आप, जयदेव जी थे, उन सब का रंग था। तो वो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। सबके गाने सुन के आज भी पता लगता है कि ये उस कंपोज़र का गाना है। और खूबसूरत बात थी कि लता जी, आशा जी जब गाते थे तो वो कंपोज़र्स हूबहू दिखता था, क्योंकि वो इतनी तैयारी के संग गाते थे। उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा डुएट्स गाना, मेल सिंगर्स के संग तो हाई पिच भी गाना, वो सारा कुछ। लेकिन जो, इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि AR रहमान घराना और विशाल भारद्वाज घराना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके एक्सटेंशंस कहाँ आ रही हैं, वो किसी को सिखा थोड़ी रहे हैं, कहाँ वो कंपोज़र्स थोड़ी। तो उस घराने का तो ये है जहाँ आप गुरु शिष्य परंपरा में सीखते हैं, तो वहाँ आप और लोगों को तैयार करते हैं। इसलिए घराना का वो सिस्टम आया, धीरे धीरे वो भी लुप्त हो रहा है और होगा, और कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने आप में जब हम तैयार करेंगे, विशाल के फिल्म मेकिंग में हैं जो उनके असिस्टेंट्स हैं, अभिषेक चौबे हैं, आदित्य निम्बलकर हैं, हनीत रेहन है, तो ये लोग हैं कि वो, उन्हें आप कह सकते हैं। लेकिन उन्हें भी हम, घराना जो है आई थिंक मेनली जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है, डांस से, मतलब जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसमें घराना है। अगर आप फाइन आर्ट्स में जाएं, पेंटिंग में, वो अलग ही एक सिस्टम है, उसमें टाइप्स ऑफ पेंटिंग और वो डिफरेंट, वो मेरी उतनी वो नहीं है एक्सपर्टीज़। बट घराने पे मैं ये कहूँगी। एंड देन कमिंग बैक टू डिजिटल एज, ऑब्वियसली सारा कुछ इतना जल्दी मिलता है। मुझे तो आज के बच्चों से बहुत प्यार और हमदर्दी है कि इतना जो अवेलेबल है उसमें से, और उन एवरेज बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड है। हमारे अंदर तो ना वो कॉन्फिडेंस था, आज भी नहीं है, और ना ही हमारे अंदर वो टैलेंट उस तरह था तो हमें ये समझ आया कि जब तक रगड़ोगे नहीं कुछ नहीं होना। दिस इज़ व्हाट आई हैव डन ऑल माई लाइफ। और अभी भी
जब रियाज नहीं होता तो खुद ही से शिकायत होती है और ख़ुद को ही लगता है कि गाना नहीं चाहिए, गाना नहीं निकलता, तो कुछ दिन बिल्कुल बंद, किसी से नहीं, कुछ नहीं गाना, रिकॉर्डिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये अपनी हमारी एक सोच है या हमारा अपना एक ख्याल है, क्योंकि हम उस स्कूल को बिलोंग करते हैं। हम गुरुजी के साथ ये बात सीखी, उनको देखा, फिर दीदी से सीखा, गुलजार साहब का साथ मिला। लेकिन आजकल के बच्चों को जो माहौल मिल रहा है, उसमें वो जो एक्सपोजर मिल रहा है, उसमें से बटोरना और ये सलाहियत होना कि मैं अब ये रास्ते पे चलूँ, बहुत मुश्किल है। जहाँ 100 रास्ते हैं उसमें से एक रास्ता चुनना। गुलजार साहब ने एक बार विशाल को कहा था जब वो जॉब कर रहे थे कि 100 दरवाजे खुले होंगे तो कन्फ्यूजन ही रहेगा। जिस वक्त आप 100 दरवाजे बंद कर दोगे तो एक दरवाज़ा खुल जाएगा, और वही हुआ नौकरी छोड़ते ही। तो वो हर एक के लिए है, कोई भी जो फाइन आर्ट्स में है और किसी भी क्रिएटिव उसमें है, ये हम सबके लिए है। सारे दरवाजे खुले रहेंगे तो भटकते रहेंगे। तो आज इतना एक्सपोजर है, लेकिन आप देखिए कि मैंने कितने फ़ख्र से अनाउंस किया कि स्पॉटिफाई में भी रिलीज़ हो रहा है। उस वजह से ये म्यूज़िक शायद अमेरिका में, क्योंकि गुरुजी के बहुत सुनकार थे और वो जाते भी थे, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशंस भी देते, परफॉर्मेंस भी देते थे, बट देन लास्ट के बहुत साल ट्रैवल नहीं किया। तो मेरे ख़्याल से उनमें से किसी के घर में ये अगर स्पॉटिफाई के वजह से जाए तो दिस इज़ अ वे टू रीच ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे ये लगता है व्हाट आई डू, ना मैं न्यूज़ देखती हूँ, ना मैं न्यूज़ सुनती हूँ, ना मैं अखबार पढ़ती हूँ। जो ख़बर आनी है विशाल या किसी के ज़रिए आ जाती है, जो ख़ास ख़बर होती है। उसके अलावा जो नहीं आती, मुझे नहीं लगता मैं अपना दिन कहाँ बमबारी हुई, कहाँ पे बस गिर गई, कहाँ ये मर गए और कहाँ वो हुआ, मैं उससे बिल्कुल शुरू नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मैं इंडिविजुअली अपने लेवल पे आपके, मैं बहुत फ़ैन हूँ आपकी बातचीत। आप कितनी खूबसूरत पॉलिटिक्स में होते हुए जो आप पोएटिक बात करते हैं ना, हम लोग आपके इतने बड़े फ़ैन हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। संगीतमय बात करते हैं आप, ये हमारा सौभाग्य है कि पॉलिटिक्स में भी हमें ये बात आज के तारीख़ में भी सुनने को मिलती है। तो मुझे पॉलिटिक्स में जो थोड़ा इंटरेस्ट लिया और शुरू किया वो पवन वर्मा जी की वजह से। उन्होंने कहा आप लोग नहीं लोगे तो क्या होगा देश का तो तब भी जो होना है होगा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिविजुअली हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मैं एक अच्छा इंसान बनने की तरफ कोशिश करती हूँ। अच्छा संगीत जो मेरी समझ है, मैं सिर्फ वही पहुँचाना चाहती हूँ, वही प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, उतना भी बहुत है, मैं तो वही कर सकती हूँ। मैं कहाँ 100-50,000 लोगों को कैसे जगा सकती हूँ। 2-3 लोग जग जाएं और मेरी तरह की यात्रा पे निकल चलें तो वो अपने आप उनसे और 5 जगेंगे। ऐसे ऐसे एक कम्युनिटी बस बढ़ानी है हमें। तो घराना रहे ना रहे, इंडिविजुअली जो हम करें। मैं कई बार गजरा को यही कहती हूँ, जब हम बहुत चाहते थे सेंटेनरी में हम हर महीने कुछ करें, नहीं कर पाए। अपने हालात हैं, अपनी तबीयत है, ज़िंदगी जैसे आपने कहा, कुछ ना करते हुए भी भागे दौड़े जा रही है। मैं 5 बजने में 5 मिनट पे आ गई थी, लेकिन यहाँ आने तक निरुपम ने कहा आप अंदर नहीं जाएंगी, शुरू नहीं होगा। मैं तब तक फिर मैं 4 पकोड़े किसी तरह दबाती हुई चलते चलते खा के आई हूँ। लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही भागती रहेगी, उसमें हम थोड़ा भी काम कर पाते हैं। तो गजरा को मैं ये कहती थी कि मेरा जो सच्चा ट्रिब्यूट होगा, तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है, वो ये होगा कि जब मैं एक दिन गुरुजी सीखा हुआ राग पूरे तौर पे, जो मैंने अपने दिमाग में एक छवि बनाई हुई है कि मुझे ये करना है, एक गुरुजी की बंदिश मुझे ढंग से गानी है, जहाँ मैं 4 आलाप करूँ, बेशक 2-3 छोटी छोटी ताने करूं, लेकिन आलाप करूं और वो राग को उतना उसको फैलाऊं कि वो लगे कि हाँ इनसे सीखा। और आई थिंक सिर्फ वो ही एक वजह है कि मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ कि इट्स अ वे टू कीप रिमेन कनेक्टेड विद हिम, बिकॉज़ मुझे तो उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील होती है। और बहुत बार ये भी समझ आता है कि हाँ थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं कि अब
चलो अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हो, देखो कब वापस आती हो। तो ये सारे जो है मैं कहूँगी मेरे लिए ही भुलावे हैं जो मुझे बार बार खींच के लाएं, और या मैं इनसे बार बार खींच करके आती रहूँ। निशा जी, दीदी, ये सब मुझे जो मिले हैं गुरुजी की वजह से, मैं इनकी वजह से हूँ जो भी हूँ, क्योंकि मैं भटकती हूँ तो इनको फ़ोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ, दीदी इमीडिएटली जवाब देती हैं। दीदी से बोलने में तकलीफ़ हो, कुछ अपनी तकलीफ़ हो, मैं थोड़ा गाना शुरू करती हूँ और दीदी से रुका नहीं जाता। दीदी तो 4-5 बंदिशें सिखा देती हैं फिर। तो ये माहौल की जो बात है ना, तो मैं कहूँगी माहौल इज़ मिसिंग। लेकिन आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, यहाँ प्रोग्राम अभी भी होते हैं दिल्ली में, क्योंकि हमने वो माहौल देखा है। तो मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ अपने आर्टिस्ट को जिन्हें मुझे सुनना है। मैं टीवी नहीं देखती, मुझे देखना होता है तो मैं शोज़ अपने लैपटॉप पे कोई ख़ास हूँ देखती हूँ, वरना मैं म्यूज़िक में मुझे जो सुनना है वो मैं अपनी चॉइस का सुनती हूँ जहाँ पे तो अवेलेबल एक होता है। बंदिश आप सुनाई दीजिए। जी, मैं थोड़ा सा सुर आपके- नीचा लेती हूँ, शायद दीदी का दिल कराए तो वो गा लेंगी साथ में। पूरिया करें, एक पूरिया का। कोई भी गाओ, यमन गाओ। यमन तो नहीं, दीदी ने फंसा दिया, यमन तो याद नहीं है। कोशिश करते, बहुत सुर नीचा ले रही हूँ मैं। शिवरंजनी गाते हैं थोड़ा सा, और ये गुरुजी की ही लिखी बंदिशें हैं, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है। तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ, दीदी का मूड कराया तो बीच में तरीका बताएंगी। आप इस तरह ले सकते हैं कि एक क्लास में बैठे सीख रहे हैं जैसे। दे रे ना, दे रे ना, बेमुख बेगाने भय साजन, अति अकुलावे तन मन, बेमुख बेगाने भय साजन। इसकी द्रुत गुरुजी की बहुत पसंदीदा ताल थी, द्रुत एक ताल, उसमें ज़्यादातर बंदिशें उन्होंने बांधी हैं। इसकी बंदिश है, तोरी सुधियावे, तोरी सुधियावे, दिवसा जब रैन लगे, दिवसा जब रैन लगे, रैन बहकावे तो बहकावे, बहकावे, बहकावे तो आवे रे सुधिया वे, वाह, तोरी तोरी सुधिया वाह, वे, आहा, वे तोरी साजे देख के सुर नीचा करती हूँ दीदी। और गाओ गाओ। अच्छा,
सांझे के सास मोरे, सांझे के सास मोरे, आंगना महकावे तो महकावे आवे तो जी सुधिया रे तो जी तोरे सुधिया वे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ही सिखाती हैं दीदी, इतने प्यार से। देखिए बस मेरा यही दिल था आज के प्रोग्राम का इनके सामने हो, क्योंकि मैं चाहती थी जैसे हमारे गुरुजी के बारे में कितनी बातें नहीं पता, ऐसे हमारी ये वाली गुरु के बारे में नहीं पता हो। हमेशा पीछे रहकर बस सिखाया है और आत्मसात किया उन्होंने गुरुजी के काम को, मैं कहूँगी जो उनकी गायकी और उस पर। और मैं जितना शुक्रिया कहूँ उतना कम है इस शाम का। हम सब इतने खुश किस्मत हैं कि हम इसको साथ में ये कर पा रहे हैं एंजॉय, और इसका लुत्फ़ ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। जहाँ कितने लोग पता नहीं एक रोज़ की अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे होंगे, कहाँ बम फूट रहे होंगे और कहाँ पे गाज़ा में कुछ और कुछ हो रहा होगा, बच्चे बिलख रहे होंगे। तो ये बड़ा ही मुझे लगता है कि इसको जितना हम सेलिब्रेट करें, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। दिस इज ट्रूली एक जश्न जी, बस जश्न है हाँ, ये। एक जश्न, जब क्योंकि तक अगर हम जिंदा मिल रहा है हैं हमें हम ये दिन, हाँ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजार हो सकते हैं। बहुत आखिर में एक बात कहूँगी, जितने बच्चे सीखने वाले हैं एक बात याद रखना, गाने से ज़्यादा सुनो, बहुत सुनना बहुत चाहिए। कई चीज़ें अनजाने में आपके अंदर चली जाती हैं। गाने में क्या होता है, हम देखते हैं गाना शुरू हुआ, साथ शुरू हो गए, उससे क्या हम तो गा रहे हैं, सुन कहाँ रहे हैं। सुनो, एक बार दो बार, यही होता था। 50 बार एक बात को कहते थे और हम ऐसे सुनते थे जैसे अभी कहा है। और तो और जब ये बताते थे कि मैं कहाँ पैदा हुआ गाने से हट के, तो बहुत मज़ा लेते थे, आनंद। जहाँ की हीर है ये बात हमने 100 बार सुनी होगी, लेकिन हर बार ये लगता था अभी सुने, तो सुनो बात, ये मेरा कहना। जी, और गुरु जी यही कहते थे कि सुनना और खुद को भी सुनना। तो खुद को तो इंतहा है ना, खुद से आदमी बहुत बातें सीखता है। जो आप गा रहे हैं उसको सुनो, जो गा रहे हैं आप, जो कह रहे हैं उसको सुनो, आप खो जाएंगे। आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने काम को, बहुत चीज़ें आप अपने मास्टर हैं, खुद को सुधार दोगे। बहुत खूबसूरत। आप सभी के चरणों में मेरा नमन प्रणाम। मेरा नाम राजा सिंह है, संगीत का साधक हूँ। आज आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सुना, बहुत सारी बातें घरानों से रिलेटेड मैंने समझी सुनी, जो बारीकियाँ रेखा जी ने बताई। और जैसे कि तान से ज़्यादा हमें आलाप में ज़्यादा जोर देना चाहिए और तमाम सारी सब बातें।
मेरी थोड़ी सी, और मैं सेल्फिश हो रहा हूँ और लालच है मुझे कि इस प्रोग्राम के कंक्लूड करते वक्त आप ये भी बताएं कि और किस तरीके से नई पीढ़ी गुरुदेव से जुड़ सकते हैं, और क्या एक ऐसे तरीके हैं जो इनकी परंपरा एक नए बच्चों तक भी पहुँचे, और हम भी और कुछ लालच में और बहुत सारी सब चीज़ें जानना चाह रहे हैं, क्या एक माध्यम है किस तरीके से गुरुदेव से और इनके सिखाए हुए अनुयायी से हम और कैसे जुड़ सकते हैं? मेरी तरफ से तो मैं ये कहूँगी कि आप उनका संगीत काफ़ी सारा उनकी वेबसाइट पे भी है और यूट्यूब पर भी है, और अब हम भी जो और ये राग हैं, ये बंदिशें, ये रेगुलरली रिलीज़ करेंगे। लेकिन और कैसे कर सकते हैं वो मेरे ख़्याल से दीदी अच्छा जवाब दे सकती हैं कि ये गुरुजी से कैसे जुड़े रहें, उनकी परंपरा कैसे आगे जाए। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग जितनी पेशेंस हमारे गुरुजी में थी, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझ में वो पेशेंस नहीं है। मैं बहुत सिखाना चाहती हूँ, दीदी सिखाती रही हैं, पर अब दीदी ज़्यादातर बाहर रहती हैं तो उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन मैं बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा बहुत सिखाना चाहती हूँ जो उन्होंने हमारे साथ एक सीरीज़ ऑफ पलटास बनाई थी, वो फिर रागों को कैसे खोलना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो सीखने वालों को अगर एक मींड गा से सा तक कैसे आना है या गा से रे तक खटका कैसे लगाना है, अगर वो बेसिक नहीं पता, तो मुझे लगता है कि मैं तो वो मज़दूरी नहीं करना चाहती। तो जिनमें वो बात हो उतनी, तो मैं जब सिखाना चाहूँगी तो मे बी नेक्स्ट ईयर शुरू करूँगी। तो मैंने अपने वो तय किए हुए हैं 6 टेस्ट, सुर की पहचान या गमक आती है या नहीं, आंदोलन लगता है या नहीं, मींड आती है या नहीं, नहीं तो आलाप सिखाने का मतलब ही नहीं है। बाकी बातें तो बहुत बाद में आएंगी। तो इसलिए गुरुजी जैसे गुरु सीखे हुए जो बेसिक सीख के आते थे शागिर्द, उनको लेते थे, क्योंकि वो बेसिक सिखाने में जो जद्दोजहद है और जो मुश्किल है, तो वो समझा नहीं सकते। आपको कुछ सालों बाद लगेगा कि आपने अपना भी वक्त जो है बर्बाद किया और दूसरे का भी वक्त बर्बाद किया। तो मुझे लगता है कि वो इसीलिए उन्हें म्यूजिशियन और इतने महान गुरु थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कटना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता नहीं कि मैं उस लायक हूँ कि मैं उतनी मेहनत कर सकूँ। और उन्होंने हमको इस तरह तैयार किया कि हमारी गुत्थी सुलझाते थे, छोटी छोटी बातें तो बताते थे कि ऐसे धा से पा पे आना है तो धा लंबा करो फिर पा पे सही आओ, धा छोटा करो पा पे लंबा रखो तो आगे का सुर कैसे लगेगा। ये बातें ऐसी छोटी छोटी, और हम क्लास में हमें सिर्फ 15 मिनट सिखाया जाता था, अकेले सिखाते थे हर स्टूडेंट को। बाद में 2-2 स्टूडेंट्स उन्होंने शुरू किए, लेकिन अकेले सिखाते थे। उस 15 मिनट का आज तक रियाज कंप्लीट नहीं हुआ, और बाकी लोगों को हम सुन सकते थे पूरे टाइम। हम क्लास में अगर 10 बजे से क्लास है और 12:30-1 बजे तक है बैठते थे, फिर उनके साथ बस स्टॉप तक भी जाते थे। तो उस वक्त वो बातचीत करते थे, और बंदिश की भी और दुनियादारी की भी और एहसास की, बहुत पोइट्री भी सुनाएंगे, और भी कोई भी लाइट हार्टेड बात भी होगी। तो वो उस वक्त बात होती थी। तो वो जो सुनने में जब दूसरे का ठीक कराते थे, तो कई बार अपनी बारी में अगर दिमाग ना चले, वो सुनकर बहुत समझ आता था। तो जैसे दीदी कह रही हैं ना कि वो सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी को पोइट्री लिखनी है तो कहते हैं खूब अच्छी पोइट्री और खूब पढ़ो। तो ऐसे ही आप सुनिए, जैसे दीदी बोल रही हैं, आप एक राग लीजिए, उसको आप रोज़ सोते वक्त सोचिए कि 40 दिन तो सुनेंगे, या फिर देखिए उसका क्या असर होता है, कुछ ना कुछ आएगा। देखिए, देखो बेटे, सबसे पहले तो शांत मन से ये देखो मुझे कौन सा स्टाइल पसंद है। पहली बात तो ये है, उसमें झूझो कौन है अवेलेबल, और उसके बाद जिसका गाना पसंद है उसको सुनो। 2 बातें हैं, झूझो किसी को उसी स्टाइल का जो गाता है और उसको सुनो। और तो मैं नहीं कह सकती, ये जो बातें कही हैं बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन
ये सिखाते सिखाते आती हैं। सबसे पहले अपनी पसंद ढूंढना और सुनना, बाकी बातें बाद में आएंगी। बस थैंक यू। ठीक है। मेरे ख्याल से अब हम एक क्लोजिंग कमेंट सबसे ले लेते हैं। निशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी संगीत और नृत्य, क्योंकि आपको एक अलग एक वो जी, कोशिश करती हूँ जो प्रमुख बातें मुझे लगी कि मैं आपसे शेयर करूँ। गुरुजी कहते थे संगीत का एक एटीट्यूड बनाना पड़ता है। एटीट्यूड मतलब चलते फिरते भी आप गुनगुनाते रहिए उस चीज़ को। जब जब क्लास के बाद हम के अच्छा विशाल भैया यहाँ हैं, विशाल भैया अगर कहते भी थे कि मैं लेने आऊँगा, बहुत अरसा गुरुजी ने नहीं आने दिया, वो डीटीसी बस में ही जाते थे। बाद में जब तबीयत ऐसी हुई तो आने दिया भैया को। तो उन दिनों जब हम जाते थे सिकंदरा रोड, रास्ते में हम साथ तो चल रहे हैं और पूरी प्रेजेंस है गुरुजी की, लेकिन वो खुद भी हम करते थे और हमें कहते थे इसको एटीट्यूड बनाओ। सारा टाइम हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, साधना वही है, इसको क्लियर करके वो जो समुद्र है, जो बिल्कुल शांत पानी है, उसके बीच में से जो ट्रेजर्स दिख रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। एक तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक इसमें जब गुरुजी ने मुझे लिया तो मैंने आंख बंद की थी इसलिए लिया, प्लस क्योंकि उनकी नज़र बहुत ऐसे एक बार देख के उनको पता चल जाता था कि किसके मन में क्या चल रहा है। सो आई थिंक ये उनको समझ आ गया होगा कि मैं गायकी में आगे नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे संगीत चाहिए, मुझे सुर चाहिए। तो उन्होंने, और फिर वो जो योग का एलिमेंट जुड़ जाता है, तो शायद उन्होंने इसलिए भी लिया कि कहीं पे थोड़ा सा एक शांति की तरंग अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल होती हूँ उसको पैदा होने में, क्योंकि भारतीय कला केंद्र के बहुत से मेरे प्रियजन यहाँ हैं जिन्होंने मेरे साथ योग भी किया है और संगीत में तो बहुत आगे हैं, बहुत ही आगे हैं मुझसे। तो वो शांति, उसकी बात वो कहते थे कि ये आप आ जाओ उस स्पेस में तो वहाँ पे केवल संगीत है और कुछ नहीं है, ये था। तो हाँ, एक बार मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि मेरा डांस परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं लगा था। दूसरे दिन आके मैं क्लास में परेशान हो रही थी, रुआंसी हो रही थी, तो उन्होंने पूछा मुझे क्या हुआ, बताया, तो मैंने कहा मेरा अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने पूछा प्रेस फीडबैक आया है, मैंने कहा नहीं। तो बोले बेटा तुम मेरी तरह दुखी रहोगी। तो उस समय तो मुझे लगा, उन्होंने कहा तुम मेरी तरह दुखी रहोगी। बहुत सालों में मुझे ये समझ आया कि वो ये कह रहे थे कि जो भी परफेक्शन को अपना टारगेट मान लेता है, क्योंकि आप जितना भी आगे जाओ परफेक्शन तो और आगे बढ़ जाती है, वहाँ तो पहुँचेंगे नहीं, उम्र भर नहीं पहुँचेंगे, तो इसलिए दुखी रहेंगे। तो ये बात भी मैंने सोचा मैं शेयर करूँ। संगीत फ़कीरी का नाम है, ये मैं कह चुकी हूँ पहले भी। एंड कहते थे संगीत अपने सुख के लिए करो। बिंदु दी को उन्होंने कहा था उसको प्रोफेशन मत बनाना, और क्योंकि मैं बिंदु दीदी वाली तालीम होते हुए मैं बैठी हूँ वहाँ पे अक्सर, दीदी भी गुरुजी भी, वहाँ एक संगीत का तार होता था और कुछ नहीं होता था। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड वो जो 1 पॉइंट सेंटर्डनेस है, दीदी आपको याद है एक बार मैं आपके पास आई थी और आपने मेरे ग को पकड़ा था कि ये ग लग तो रहा है, सुर में है, लेकिन इसकी वो नोक नहीं पकड़ी है। तो उस दिन दीदी ने वो नोक पकड़वाई थी मुझसे, आज नहीं है मेरे हाथ में। शार्प
फोकस की बात थी। और उनकी रियाज की अपनी डिसिप्लिन, सुबह 4 से 6 उनका रियाज का टाइम नियमित बंधा था। उसमें से कभी एक बार मैंने गुस्ताखी की थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे ना आपका रियाज जब आप करते हैं मुझे वहाँ ना घर में बैठ के सुनना है। पता नहीं मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा और कुछ बोले बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। थैंक यू। सुंदर छोटी छोटी कहानियाँ इसी से बातें तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कुछ था, कई बंदिशों के ऊपर मैं बता रही हूँ। आमिर खान साहब की कई बंदिशें जिनकी स्थायी थी अंत रह गए थे, उनको महाराज ने बनाया। ऐसा उनका सोच और दिमाग था, लगता नहीं था ये इसके अंदर कोई पैच लगा, लगता था इसी का हिस्सा। अच्छा भाई, उसके बाद कहते हैं ये जो है ना बंदिश, बस स्टैंड तक भी जावे ना तो तार दे के वो चल रहा कुछ न कुछ। ये जो बंदिश है इसको मैं इस राग में गाऊंगा। और वो इतनी पक्की हुई है दिमाग में, हम तो सोच ही नहीं सकते। मैं कहा अच्छा जी, कहते देखो सुना दिया। मज़ेदार बात क्या है, 2-3 दिन के बाद प्रोग्राम था तानपुरे पे। मैं भी थी, बिंदु भी थी, बड़ी बेटी उनकी। गा रहे हैं राग, वही राग, नई बंदिश जो उसमें डाली उसमें शुरू हो गए और लाइव प्रोग्राम हो रहा है। मैं आँख खोली कैसे बैठी हुई थी अपने, तो स्माइल थी। ओए होए, इतने खतरनाक काम थे वो कि बस ऐसे ही बैठ जाते थे, भगवान भगवान। हाँ, अब मान लो जो की बंदिश मालकॉन्स में, मालकॉन्स की उसमें कैसे होगा भाई, हमसे तो नहीं हो सकता। तो ये कई बातें बहुत याद आती है बीच बीच में। समंदर है अंदर, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, कोई छेड़ेगा तो शायद निकल आए। मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारा इतना ये सौभाग्य है कि हम गुरुजी का हमें इतना साथ मिला, सानिध्य मिला और इतने प्यार से समेटा उन्होंने हमको और बहुत प्रोटेक्ट किया। लाइक गजरा, मैं कहूँगी कि मुझे भी उन्होंने बहुत प्रोटेक्ट किया और कभी गुस्सा ही नहीं किया। बाद में उनके जाने के बाद मैंने निशा जी से कहा कि उन्होंने कभी मुझे डांटा ही नहीं। डांटते तो शायद मैं ज़्यादा रियाज करके थोड़ी तैयार हो गई होती आज। फिर मुझे समझ आया कि उन्हें पता था कि अगर वो डांटते तो शायद मैं भाग जाती। मैं डांट बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी, इतना उन्हें पता था मैं बहुत फ्रजाइल थी। उतनी कोमलता से उन्होंने मुझसे और उतने ही प्यार से सिखाया और लिटरली पाला। तो वो बड़ा सौभाग्य है और ये और खुशकिस्मती है कि हमारे हाथ से इतना हो पा रहा है। मतलब तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब इस किताब को जितना यूनिवर्सिटीज़ में और म्यूज़िक के स्टूडेंट्स तक पहुँचे तो बहुत अच्छा होगा। और इसमें अभी वक्त नहीं रहा, हम फॉरवर्ड आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगे भाव और क्या वक्त हमने देखा, जितना भी वक्त मिलता था। तो वो बस वो दीदी जैसे कह रही है ना कि वो हमारा ख़जाना है। आई थिंक दैट्स द हेरिटेज वीव गॉट। ये हमारा ट्रेजर है या ये हमारी वसीयत है जो हमें मिली है उनसे। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा हमारी खुशकिस्मती है कि और बल्कि हम पहले सुनते थे कि वो स्ट्रिक्ट थे और शांति दीदी भी कई बार कहती थी कि तुम तो गज़ल भी गा लेती हो,
तुम्हें तो कुछ नहीं कहते हैं और तुम क्लासिकल भी गा लेती हो। तो वो आई थिंक गुरुजी तब तक बहुत उम्र के साथ मेलो भी होते हैं सब लोग, और ओपन भी ज़्यादा हो गए होंगे, और ऑब्वियसली जिनके साथ स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी था वो तब भी रहते थे स्ट्रिक्ट, कि जहाँ पे लगे कि अगर गज़ल गाने से इनका क्लासिकल ख़राब हो रहा है तो बोलते थे या गज़ल गाओ या क्लासिकल गाओ। लेकिन जहाँ लगे कि हाँ वो चीज़ पॉसिबल है, और फॉर्चुनेटली मुझे पहली बार जब मिले थे तो गज़ल सुनी थी उन्होंने, एक कंपटीशन था दूरदर्शन का, उसमें सुना था। तो मुलाकात और इंट्रोडक्शन ही वहाँ से हुआ था। लेकिन मैं ओवरऑल उसमें ये कहूँगी कि एज़ गुरु जितना वो कहते थे बांटो, सबके पास जाओ, सुनो सबको, जिससे जो अच्छा मिलता है वो सीखो, अपने गाने में इम्बाइब करो। एट द सेम टाइम ये भी था कि इमिटेट मत करो, एक टाइम तक ठीक है, उसके बाद गुरु से थोड़ा दूर भी हटना चाहिए ताकि अपने पे काम कर सकें। तो ये जो बातें हैं ये तो हमारे को बस ये बड़ी खुशकिस्मती है, इसके लिए जितना शुक्रिया अदा करूं मैं उतना कम है। और मैं चाहूँगी आप बस किताबें पढ़ें तो आपको ये किताब ख़ास तौर पे पढ़ें, और इंग्लिश में भी पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश में आपको उनकी भाषा मिलेगी, और हिंदी में राकेश जी ने इतना खूबसूरत वो भाव किया। एक्चुअली उन्होंने 4-4, 5-5 बार एक एंट्री को किया, बहुत बार उन्हें लगा ये बड़ी टेक्निकल हो गई, नहीं अब मैं दोबारा करता हूँ। और कुछ थी जहाँ पे इसलिए हिंदी के लफ्ज़ लाए हैं, लेकिन उसका अंग्रेज़ी मतलब हो ही नहीं सकता हिंदी में रूपांतरण, तो उसको ब्रैकेट में हमने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी रखा है जी। तो वो बस मैं यही कहूँगी कि, और यही गुजारिश करूँगी कि आप इस हिंदी के शब्दकोश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, उसमें हमारी जितनी मदद करें, और उससे ज़्यादा उनका संगीत भी सुने, शेयर करें, और उसी तरह सुनकार तैयार होंगे। मैं फिर बहुत दुविधा में पड़ गई हूँ, क्योंकि इतनी सुंदर संगीत की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं कुछ 2 बहुत छोटे छोटे किस्से सुनाना चाहती हूँ जो संगीत की दुनिया के लिए भी रेलेवेंट हैं, और जो उन्होंने मुझे मेरे साथ शेयर किए या मुझे समझाए, या मेरा कुछ एक एक्सपीरियंस हुआ, और वो लाइफ में भी उतनी ही रेलेवेंट हैं दोनों बातें। ऑलमोस्ट 36+ years ago जब मेरी शादी हुई, एवरीथिंग वॉज व्हाट आई वांटेड, जिससे शादी करना चाहती थी, बहुत अच्छा परिवार था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आदत 22 साल की ये थी कि रोज़ सुबह वो 4 से 6 का जो टाइम था रियाज का उनका, हम लोग सो रहे होते थे सब घर पे, और हम उसी आवाज़ से उठते थे। तो वो ऐसी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, पूरी बॉडी में, पूरे सोल में घुस गई थी वो आवाज़। लेकिन उसको, जैसा एक टिपिकल होता है कि जो चीज़ हमारे घर में होती है हम उसकी वैल्यू नहीं रखते, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड सा हो गया कि सुबह होती है तो इसी आवाज़ से हम उठते हैं। और जिस दिन मेरी शादी हुई और हम बम्बई आए, और हम महिम की आपा धापी और ट्रैफिक और पैं और चैं और इडली वाला और ये सारी आवाज़ें जो हैं, इनकी आवाज़ से मैं उठी और मैं रोने लगी। तो सब लोग बहुत डरे कि क्या हुआ। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसी जगह में नींद खुलना और जो नींद मेरी पहले खुला करती थी इतने सुंदर तरीके से, उसमें डिफरेंस क्या है। दूसरी एक बात कि बहुत छोटे समय के लिए वो बम्बई आए थे अपना इलाज करवाने, जब बहुत बीमार थे। तो बच्चे मेरे बहुत छोटे थे और मैंने अपनी तरफ से एक बड़ा स्मार्ट मूव किया था कि एक बास्केट थी, एक कारपेट होता था और उस बास्केट में इनके तमाम खिलौने होते थे। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर। तो हम वो उंडेल देते थे कि भैया आप हमें 1 घंटा दे दो, कुछ काम करना है, तो जो खिलौने जिससे खेलना है खेलो। और दोनों को वहाँ बिठा दिया। और वो 1 घंटा नहीं मिलता था क्योंकि वो
30 खिलौने होने के बावजूद नहीं खेलते थे। तो जब पंडित जी घर आए मेरे और उन्होंने ये साइट देखी तो उन्होंने यही कहा मुझसे कि इतने सारे खिलौने एक साथ मत दो। जो खिड़कियाँ और जो दरवाज़ों वाली बात किसने की थी कि हम बहुत सारे जब दरवाज़े खोल देते हैं, कोई हम बाहर बात कर रहे थे ना, ये तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है, तो हम हॉरिजॉन्टली सोचते हैं, हम डेप्थ में नहीं सोचते। आप वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चे ये कैसे डिस्कवर करेंगे कि वो एक लाल पीला हरा जो रूबिक्स क्यूब है उसके कितने कॉम्बिनेशंस हैं, वो कैसे उस चीज़ को डिस्कवर करेगा जब 15 और खिलौने, वो तो डिस्ट्रैक्ट होके एवरीथिंग विल मेक हिम वेरी बोर्ड। तो उसको बोर मत करो, उसको डेप्थ सिखाओ। तो I started doing that. First I started doing 10 toys, then I started doing 5 toys, then I started doing 2 toys, and I really saw the difference. That's such a beautiful story. राकेश जी, in closing कुछ words आप कुछ कहना चाहेंगे सबको अपनी तरफ से? क्योंकि मैं तो बस अभिभूत हूँ इस पल को जी के, और जितने दिन हमने ये ट्रांसलेशन वर्क किया उतने दिन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बचपन से संगीत सुनता रहा हूँ, घर में संगीत होता था, पिताजी गाते थे, सुनता था। बचपन में हमारी भी नींद वैसे ही खुलती थी जैसे गजराज ने कहा, संगीत के रियाज से ही नींद खुलती थी हमारी भी। तब उतनी समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों की समझ बढ़ी और मैं भी गाने लगा, अनायास ही गाने लगा था। बंदिशें याद रहती थीं सुन सुन के। पर जब यह कार्य मैंने शुरू किया, और जैसे अभी जितेंद्र पूछ रहे थे कुछ क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि हम सबके जर्नी में, यात्रा में, संगीत यात्रा में या जीवन यात्रा में भी ये क्षण आता है कि कुछ लोग तो बचपन से आपके साथ होते हैं जो आपको बड़ा करते हैं, उनसे हम सब कुछ सीखते हैं, बचपन से एक एक चीज़ सीखते हैं। फिर कुछ वर्षों के बाद उनका साथ धीरे धीरे छूट जाता है, तो उनसे चीज़ें, सीखी हुई चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी ज़रूरत होती है, महसूस होती है हमें कि नहीं, अभी और कुछ साथी मिल जाते तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी अनसुलझी हैं। तो उस समय क्योंकि आप चाहते हो, आप ढूंढते हो, तो कोई ना कोई आपके साथ आपको मिलता जाता है रास्ते में, जो आपको चीज़ों को बताता चलता है। ये हर एक के जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी हुआ। जब मैं दिल्ली आया और मुझे ऐसे जैसे निशा जी या अन्य लोग मिलते गए मुझे, जिन्होंने मेरे लिए रास्ते मुझे दिखलाते सुझाते गए। मैं अपने विवेक से उन रास्तों पे चल रहा था, लेकिन कोई बताने वाला था। तो इसी तरह से संगीत की भी अपनी एक यात्रा है, जीवन की यात्रा है। इस किताब में ये बात आएगी आगे कि म्यूजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये एक है, संगीत नृत्यत्व शास्त्र ऐसे करके उसमें एक शब्द आया है। तो संगीत भी एक जीवन की तरह है, और संगीत में जब आप अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, उसको आप दिन रात जिएंगे, तो आप जो भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, केवल सुन के नहीं, उसको महसूस करके, उसको गहराई से, तब आप उन रास्तों को ढूंढेंगे। और वो चीज़ें जो घराने की बात आ रही है, जो गायकी की बात आ रही है, वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं 1989 में मैंने पंडित जी को पहली दफ़ा सुना था, और उस्ताद जी को भी सुना था, उस्ताद आमिर खान साहब, फिर पंडित जी को भी सुना था, अमरनाथ जी को। मुझे बहुत गायकी पसंद आ गई थी। अब मैं तलाश में रहता था। उस समय में हमारे पास बहुत सारे चैनल्स नहीं हुआ करते थे जहाँ पे हम, और कैसेट भी जो थे वो बहुत महंगे आते थे और सबके उस पर मिलते नहीं थे। वो 65 रुपये 70 रुपये
का उस समय वैल्यू होता था, और वो केवल EMI का वो आता था, कैसेट आता था। कई एक बार वो टेप रिकॉर्डर में बजाते बजाते उसके बार बार बजाते रहो तो उसके वही फंस जाते थे, फीते फंस जाते थे, तो काफ़ी मुश्किल था वो। लेकिन रेडियो पे लगा के सुनते थे, कब किस समय में कौन से टाइम में प्रोग्राम आ रहा है क्लासिकल म्यूजिक का, तो कोशिश करते थे कि सुनने का। उसमें भी अपने मनचाहे कलाकार का नहीं आता था, लेकिन प्रयास रहता था कि कुछ सुनूं। ऐसे करते करते जब इंदौर घराने की गायकी पसंद आने लगी थी, पर हमने ढूंढना शुरू किया। फिर आमिर खान साहब, फिर पंडित गजेंद्र बख्शी जी अहमदाबाद, सेम घराना, फिर पंडित श्रीकांत बाकरे जी कलकत्ता, सेम घराना, सेम गायकी। फिर जब दिल्ली आया पंडित बलदेव राज वर्मा जी, सेम घराना, सेम गायकी। विदुषी शांति शर्मा जी। तो ये इसलिए मुझे इनका पता किसी ने बताया नहीं था, पिताजी नहीं बताया था। ये मुझे सुनते सुनते लगने लगा कि ये तो सब एक ही तरह का है, जो मेरे दिल को सुकून पहुंचाती है ये गायकी। सब में समानता थी, पर सब में कुछ डिफरेंस भी था, पर एक समानता तो थी जिससे लगता था कि ये सब कहीं ना कहीं एक ही धारा से, एक ही सूत्र से जुड़े हुए हैं। जबकि उसी समय मैं पंडित भीमसेन जोशी जी को भी सुन रहा था, मैं और भी घराने के कलाकारों को सुन रहा था, पर इनमें एक रूपता थी, एक सूत्र में बंधे हुए लगते थे ये, जिनका नाम मैंने लिया, और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहा। इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं इनसे जुड़ सकूं किसी तरह से, कहीं से ये सीखने को अवसर मिल जाए ये वाला स्टाइल, पर वो किसी वजह से हो नहीं पाया। पर एक बात जरूर थी, हुआ नहीं, लेकिन मैंने इतना सुना कि ना कहीं वो मेरे, जब मैं गाने बैठता था तो वो चीज़ें मेरे जहन में ऑटोमेटिक आती थी। मैंने वो, जैसे अभी दीदी बता रही थी कि वो उस तरह से जो संगीत, वो जो सुरों का जो एक मेरुखंड, जिसका बहुत अभ्यास करके दीदी लोगों ने गाना सीखा था, उस तरह से मेरुखंड मैंने शुरू से नहीं किया। मैंने अलंकार किए थे, पलटे किए थे, पर मेरुखंड नहीं किया था मैंने, मतलब वो सोच के नहीं किया था। उसमें कुछ मेरुखंड हो गए होंगे तो अनायास ही था, पर मेरे अंदर अभिलाषा थी, इच्छा थी, इसलिए इन सारे लोगों को बहुत सुना और आज तक सुनता हूँ। और इस दौरान मुझे ये किताब मिली। अब मैं जब इस किताब का ट्रांसलेशन कर रहा था तो मुझे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो मुझे लगा कि ये सीखना अभी मेरे लिए बाकी है, और इसको मैं करूँगा और अभ्यास में लाऊंगा इन चीज़ों को। तो आप रास्ते में चलो तो सही, आपको रास्ता बताने वाले मिल जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और मुझे लगता है यही कारण है कि ये किताब आपके हाथ पहुंची, जो ये आपकी जो साधना चल रही थी वो इस अंजाम तक, या आप इस ट्रांसलेशन को आपने जो किया वो हम सब के लिए। आप आई एम सॉरी, मैं रुक नहीं पा रही हूँ। वो क्या हुआ, जब मैं गुरु जी के पास पहुँची तो मैं बड़ी बारीक आवाज़ में बात करती थी, गाती थी। उन्होंने कहा, लता मंगेशकर जी जब गाती हैं उन पे बहुत अच्छा लगता है, तुम गाती हो तो आवाज़ को गहरा उतारो। तो उन्होंने कहा, हर एक सुर में, माफ़ी चाहती हूँ मैं, हर सुर में हाँ मिलाओ। तो मैंने बहुत कोशिश की और मैंने हाँ मिलाया। थोड़े दिन हो गए, मुझे बोले गाओ, डराओ नहीं। So I think with that we can close this panel. मैं अशोक जी आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब के लिए, और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। धन्यवाद ज्ञापन का मतलब है कि कार्यक्रम के समापन की घोषणा। तो मेरा मन तो ये कर रहा है धन्यवाद ज्ञापन किया ही ना जाए आज। ये शाम ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही बातें होती रहें। जितनी भावपूर्ण स्नेह और सम्मान
के साथ आज बातें हुई हैं। आज के समय में ये इस तरह का मतलब ऐसा एक दूसरे के प्रति इन सब चीज़ों का मिलके एक साथ होना बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब होता ज़रूर होगा क्योंकि आज यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन सामान्य तौर पे आसपास दिखता नहीं है। तो जितनी बातें आज रेखा जी ने, दीदी ने, निशा जी ने, गजरा जी ने की, मतलब ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इनके मतलब सबके दिल से निकले हुए भाव हैं और जो हमें भी मतलब सुनते सुनते भी बहुत कुछ सिखाते चल रहे हैं कि हमें अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। मतलब कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मुझे तो इतनी सारी बातें आज सीखने को मिली हैं, शायद बहुत सारे दिनों में भी ना मिली होंगी जो इतने थोड़े से समय में सब समझा। तो धन्यवाद तो देना ही है। सबको सभी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर हो गई है। तो इतनी आत्मीय शाम के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी जो इतनी शांति से, इतने धैर्य से इतनी देर तक सब सुन रहे हैं। और शायद पंडित अमरनाथ जी का ही कुछ मतलब मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, लेकिन शायद कोई आशीर्वाद कहीं पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा जो ये मौका हम लोगों को मिला। तो मैं राजकमल प्रकाशन की ओर से, अपने सब साथियों की ओर से, निरुपम जी के कारण ही ये हुआ, रेखा जी और निरुपम जी की वजह से ही हमें ये काम कर पाए हम। तो पहले जो हुआ था वो भी कैसे हुआ था मुझे तभी इससे कुछ याद भी नहीं है कि शायद दीदी का ही फ़ोन आया था कि ये किताब ऐसे करनी है और फिर ये कैसे कैसे होता चला गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ऐसे अवसर बार बार आएँ, हम सब फिर ऐसे इकट्ठा हों और इतनी अच्छी बातचीत सुन पाएँ। शायद अगली किताब के मौके पे ऐसा फिर हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।